वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट करा था पूरा कि हमारे मेटाबोलाइट्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या क्या होते हैं। यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। इसमें हमें स्टार्ट करना है बायो मैक्रोमोलिक्यूल से कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल। मतलब एक कॉमन फीचर है जितना भी जो मिल रहा था एसिड सॉल्युबल पूल में। अब देखो एसिड सॉल्युबल पूल हमने ये सब पढ़ा है लास्ट वीडियो में कि क्या एसिड सॉल्युबल पूल था, क्या रिटेंटेड, क्या फिल्ट्रेट। तो जो भी एसिड सॉल्युबल पूल में हमें मिल रहा था जब हम टिश्यू एनालिसिस कर रहे थे तो उसमें 18 कॉमन है। क्या? दे हैव मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 टू अराउंड 800 डाल्टन्स। वहाँ पे जो उनका मॉलिक्यूलर वेट था वो कितना था? 18 टू 800 डाल्टन्स के अराउंड अप्रॉक्सीमेटली इतना था। द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, अब जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन था उसमें क्या था कि समझ पा रहे हैं ना, एसिड सॉल्युबल ये हमने ऐसे लिया था कि उसको हमने छान लिया चीज़ क्लोथ से, तो ये जो मिला यहाँ एसिड सॉल्युबल और जो यहाँ मिलेगा वो एसिड इनसॉल्युबल। ठीक है, तो जो हमारा एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन था वहाँ पे क्या था, सिर्फ 4 टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। ठीक है, दैट इज उसके अंदर क्या था? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड द पॉलीसेक्राइड्स। क्या क्या मिला वहाँ पे? प्रोटीन मिले, न्यूक्लिक एसिड मिला, पॉलीसेक्राइड मिले और लिपिड्स मिले। ठीक है, तो दीज क्लासेस ऑफ द कंपाउंड्स, अब क्या क्या थी? जो एक्सेप्शन है इसमें, एक एक्सेप्शन है लिपिड्स का। हैव मॉलिक्यूलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन्स। कितना था उसका जो मॉलिक्यूलर वेट था वो किसकी रेंज में था? 10,000 डाल्टन की रेंज में था। तो एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल जितने भी सॉल्युबल वाले थे उसमें वेट जा रहा था 18 टू 800 डाल्टन तक। वहीं पे जो इनसॉल्युबल पार्ट था, ये इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, वहाँ पे 4 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले। प्रोटीन मिला, यहाँ पे प्रोटीन मिला, न्यूक्लिक एसिड मिला, पॉलीसेक्राइड्स मिले और लिपिड्स मिले। इसमें लेकिन क्या एक्सेप्शन है इसका? इसका एक्सेप्शन है लिपिड, क्योंकि यहाँ पे उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना जा रहा था? 10,000 डाल्टन्स और उसके अबव जा रहा था। अगर देखें उस हिसाब से तो इसे यहाँ होना चाहिए था, है ना? कितना वेट जा रहा था? 1000 डाल्टन्स के अप्रॉक्स इतना जा रहा था। फॉर दिस रीज़न, इस रीज़न की वजह से जो भी बायोमोलिक्यूल्स जैसे कि केमिकल कंपाउंड जो कहाँ मिलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। वो 2 टाइप्स के मिलते हैं। पहला, वन डोज विच ऑफ मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? लेस देन 1000 डाल्टन, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम है, उनको कहा जाता है माइक्रोमोलिक्यूल्स और सिंपली बायोमोलिक्यूल्स। वहीं पे जिनको जो कहाँ मिलते हैं? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलते हैं। जो यहाँ ऊपर मिल रहे हैं जो एसिड में सॉल्युबल नहीं हुए, उनको कहा जाता है मैक्रोमोलिक्यूल्स और बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या कहा जाता है? मैक्रोमोलिक्यूल्स और बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। तो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। द मॉलिक्यूल इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, जो मॉलिक्यूल हमें मिल रहे थे इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में, उसमें एक्सेप्शन है लिपिड्स, आर द पॉलीमेरिक सब्सटेंसेज। देन वाई डू लिपिड्स हुज मॉलिक्यूलर वेट डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन, जिसका वेट 800 डाल्टन से एक्सीड नहीं कर रहा, कम अंडर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर कैसे आया? दैट इज मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन है क्या वो? तो क्या लिपिड आर इंडीड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, जो लिपिड्स हैं उनका स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड है, and are present not only as such but also arranged into structure like cell membrane and other membranes। और ये खाली ऐसे ही नहीं प्रेजेंट होते हैं, हमारे सेल मेम्ब्रेन भी मिलते हैं। हमें पता है हमारी लिपिड बायलेयर की, हम जब पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर तो लिपिड बायलेयर होता है ना। व्हेन वी ग्राइंड टिश्यू, जब हम टिश्यू को ग्राइंड करते हैं तो हम डिस्टर्ब कर रहे हैं सेल के स्ट्रक्चर को। सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन अब ब्रोकन इनटू पीसेस। अब सेल मेम्ब्रेन और उसके जो बाकी चीज़ें हैं वो भी पीसेस में टूट जाएंगी, वेसिकल्स बनाएंगे विच आर नॉट वाटर सॉल्युबल। और जो अगर मान लो ये मेम्ब्रेन है, इसको तोड़ा जा रहा है तो ऐसे वेसिकल्स बन जाएंगी छोटे छोटे, तो ये वाटर सॉल्युबल नहीं होगी। देयरफॉर दीज मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स गेट सेपरेटेड अलॉन्ग विद द एसिड इनसॉल्युबल पूल। इसीलिए ये जो मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स होते हैं ये भी एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि ये वहाँ से सेपरेट नहीं हो पाते। एंड हेंस
इन द मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन, और इसलिए क्या आता है, इसलिए मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में आ जाता है। लेकिन लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो लिपिड जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर नहीं आते, दो इनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि जो मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होती है तो वेसिकल्स की फॉर्म में आ जाती है, जो कि हमारा एसिड सोल्युबल पूल में नहीं आ पाता, इसलिए वो ऊपर ही रह जाता है रिटेंट में, लेकिन स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होता। उसका रीज़न हमने ये जाना। द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। जो एसिड सॉल्युबल पूल है, जो एसिड सॉल्युबल पूल जो हमें नीचे मिल रहा है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है लिपिड स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल क्यों नहीं है, क्योंकि ये पूरा इसका रीजन है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, पीसेस में टूटती हैं, वेसिकल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो सेपरेट आउट नहीं हो पाता। फिर वहीं पे आया कि जो एसिड सॉल्युबल पूल है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। द मैक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड द ऑर्गेनेली बिकम द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, कहाँ के, साइटोप्लाज्म के, और ऑर्गेनेली क्या बनाते हैं, वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन बनाते हैं। टुगेदर दे रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ द लिविंग टिश्यू और द ऑर्गेनिज्म। अगर हम पूरा देखें एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल पार्ट को, तो क्या दिखाते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं लिविंग टिश्यू का कंपोजिशन। इन समरी अगर हम बात करें, अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल कंपोजिशन को किसका, लिविंग टिश्यू का, फ्रॉम अबंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम देखते हैं क्लास वाइज हमें एक क्या मिलता है, टेबल में यहाँ दिखाया गया है कि कौन सी चीज़ कितनी मिलती है, कितना परसेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो PYQ है, पूछा गया है, यहाँ से पूछा गया है किसकी परसेंटेज कितना है, कौन ज़्यादा मिलता है कौन कम। तो क्या है इसमें सबसे ज़्यादा वाटर, वाटर के बाद देन प्रोटीन, प्रोटीन के बाद है तुम्हारे न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स के बाद कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स, और उसके बाद आइंस। तो वाह प्रोटीन, तो एक ट्रिक मैंने बनाई थी जिसको आगे बताएंगे अभी, लेकिन हम इसको सिंपली ऐसे भी याद कर सकते हैं। पहले क्या है हमारा वाटर, वाटर के बाद है प्रोटीन, प्रोटीन के बाद है हमारे न्यूक्लिक एसिड्स, तो ये वा प्रो नू, वा प्रो नूब। तो मैंने ऐसे याद करी थी, वाह एक कोई इंसान है तारीफ कर रहा है प्रो प्लेयर की, तो वाह प्रो, लाइक वाह प्रो, नूब एक नूब प्लेयर है, तो वाह प्रो नूब। अब बोलते हैं ना, अरे क्या ली है बढ़िया करके, मतलब हरा दिया इसको, ऐसे टाइप में। तो ये जस्ट फॉर लर्निंग मैंने बनाई थी कि वो चीज़ याद हो जाए, क्योंकि कई बार ये चीज़ ऐसे याद नहीं रह पाती। तो मैंने बनाई थी वाह प्रो नूब की क्या लगाई वाट या ली, तुम ऐसे याद कर सकते हो। तो वाटर, वाह दैट इज वाह, प्रोटीन दैट्स प्रो, नूब न्यूक्लिक एसिड इज नूब, क्या क्या से तुम याद कर सकते हो, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, या तुम ऐसे बात करो वाह प्रो नूब कार रेसिंग, कुछ भी ऐसे बना सकते हो, बट जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग के याद हो जाए। तो वाह प्रो नूब की क्या ली, तो वाह प्रो नूब की क्या ली, का फॉर कार्बोहाइड्रेट, ली फॉर लिपिड्स, तो ये ऐसे याद हो जाएगा। और लास्ट में बचते हैं तुम्हारे आइंस। तो ये जस्ट इसकी ट्रिक थी ताकि ये सीक्वेंस याद हो जाए, क्योंकि ये PYQ है, पूछा गया है, तो तुम जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा। अब हम चलते हैं प्रोटीन्स की तरफ। प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड होते हैं, ये लीनियर चेन्स हैं अमाइनो एसिड्स की। तो व्हाट आर द प्रोटीन, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स हैं, मतलब उसमें बहुत सारे पेप्टाइड्स जुड़े हैं, पेप्टाइड बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड बनता है यहाँ पे। ये लीनियर चेन्स होती हैं बहुत सारे अमीनो एसिड्स की, जो किसके थ्रू जुड़ी हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हुई हैं। ईच प्रोटीन इज़ अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, हर एक प्रोटीन पॉलीमर है अमीनो एसिड्स का। एज देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, कितने टाइप के अमीनो एसिड्स मिलते हैं, 20 टाइप, ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था पहली वीडियो में। एलेनाइन, सिस्टीन, प्रोलाइन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन एक्सेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अ प्रोटीन इज़ अ हेट्रोपॉलीमर एंड नॉट अ होमोपॉलीमर। अब प्रोटीन क्या होता है, हेट्रोपॉलीमर, मतलब उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ, हेट्रो मतलब डिफरेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स मिलेंगे। तो प्रोटीन आर व्हाट, प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर्स and not a homopolymer. A homopolymer has only one type of monomer repeating n number of times. वही कह रहे हैं homopolymer वो होता है जिसमें एक ही टाइप का मोनोमर, मतलब उसकी बेसिक यूनिट मिले और उसी को n टाइम्स रिपीट कर दिया गया। This information about the amino acid content is important as later in your nutrition lessons you will learn that certain amino acids are essential for our health and they have to be supplied through our diet. अब तुम जानते ही हो कि कौन से एसेंशियल कौन से नॉन एसेंशियल, ये हम केमिस्ट्री में पढ़ते ही थे कि क्या क्या होते हैं पहले, essential amino acids, non-essential amino acids. Hence dietary protein are the sources of essential amino acids. इसलिए जो dietary proteins हैं
वो किसके अंदर आते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के अंदर आते हैं। देयरफॉर अमाइनो एसिड्स कैन बी एसेंशियल और द नॉन एसेंशियल। तो अमाइनो एसिड्स को दो क्लासेस में बांटा गया, एसेंशियल्स एंड द नॉन एसेंशियल। द लेटर आर दोज विच आर बॉडी कैन मेक, दूसरे वो होते हैं जो हमारी बॉडी बना सकती है। वाइल वी गेट एसेंशियल एसिड्स थ्रू आवर फूड एंड डाइट, वहीं पे जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमें फूड और डाइट के थ्रू मिलते हैं। प्रोटीन्स कैरी आउट मैनी फंक्शंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोटीन्स कैरी आउट करते हैं बहुत सारे फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स को अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, कुछ फाइट करते हैं इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से, हार्मोन से, एंजाइम। तो बेसिकली यहाँ बताया जाए प्रोटीन क्या फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में, ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट का, फाइट करते हैं इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से, हार्मोन से, एंजाइम्स बनाते हैं एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। अब नाउ कोलेजन इज द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, जो अभी क्वेश्चन पूछा गया PYQ में है कि कौन सा प्रोटीन है जो मोस्ट अबेंडेंट है एनिमल वर्ल्ड में, वो है कोलेजन। और वहीं पे जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज होता है रुबिस्को, वो मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन होता है हमारे पूरे बायोस्फीयर में। तो ये क्वेश्चन पूछा गए हैं, दोनों ही मिलेंगे PYQ में, होल बायोस्फीयर एंड द एनिमल वर्ल्ड। Now moving towards polysaccharides. Polysaccharides क्या है? The acid insoluble pellet also has a polysaccharide. जो acid insoluble हमारा pellet था जो ऊपर मिल रहा था, उसमें भी क्या है, polysaccharide, basically carbohydrate as another class of macromolecules. ये दूसरी क्लास है मैक्रोमोलिक्यूल्स की, मतलब ये भी मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर ही आते हैं। पॉलीसेक्राइड आर द लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स, प्रोटीन्स क्या थे, लीनियर चेन्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स। पॉलीसेक्राइड्स क्या हैं, लॉन्ग चेन्स हैं शुगर्स की। दे आर थ्रेड्स, लिटरली अ कॉटन थ्रेड। कैसे होते हैं, कॉटन थ्रेड कंटेनिंग अ डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स एज बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द एग्जाम्पल, कि कह रहे हैं इसमें अलग अलग ऐसे लाइक जुड़े होते हैं और क्या बनाते हैं, हमारा पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड है जिसमें क्या आता है, सिर्फ एक ही टाइप का मोनोसेक्राइड आएगा। प्रोटीन्स क्या आता है, सिर्फ हेट्रोपॉलीमर होते हैं, होमोपॉलीमर नहीं होते। यहाँ सेल्यूलोज क्या है, ये होमोपॉलीमर, एक ही का बना है, एक ही मोनोसेक्राइड है इसके अंदर, दैट इज ग्लूकोज। बहुत सारे ग्लूकोज ऐसे आपस में जुड़ते जाएंगे और क्या बना देंगे, सेल्यूलोज बना देंगे। सेल्यूलोज होमोपॉलीमर होता है। स्टार्च, दूसरी बात की जाए, स्टार्च वेरिएंट है इसी चीज़ का जो स्टोर हाउस एनर्जी का है प्लांट, तो किस फॉर्म में स्टोर जाता है, स्टार्च के फॉर्म में। एनिमल का दूसरा वेरिएंट होता है जिसे कहा जाता है ग्लाइकोजन। इन्यूलिन एक पॉलीमर है जो फ्रक्टोज का है। ये सब PYQs है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। इन्यूलिन किसका पॉलीमर है, फ्रक्टोज का। इन पॉलीसेक्राइड चेन, जैसे कि अगर हम ग्लाइकोजन की बात कर रहे हैं नॉर्मल, तो जो राइट एंड होता है उसे रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं और जो लेफ्ट एंड होता है उसे नॉन रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं। तो R फॉर राइट एंड R फॉर रिड्यूसिंग, तो तुम ऐसे याद कर सकते हो, राइट एंड जो होगा वो रिड्यूसिंग एंड होगा, R फॉर राइट, R फॉर रिड्यूसिंग, लेफ्ट एंड होगा नॉन रिड्यूसिंग एंड। इट हैज़ ब्रांचेस एज शोन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन, नीचे कार्टून के फॉर्म में दिखाई गई है। स्टार्च एक हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये पूछते हैं स्टार्च कैसा स्ट्रक्चर होता है, उसका सेकेंडरी और हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इनफैक्ट स्टार्च होल्ड कर सकता है I2 मॉलिक्यूल इन द हेलिकल पोर्शन। ये क्या होता है, टेस्ट परफॉर्म किया जाता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि स्टार्च की प्रेजेंस है किसी चीज़ में ही नहीं। जब उसमें हम आयोडीन डालेंगे तो उसका हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे ब्लू कलर अपीयरेंस आ जाएगी ड्यू टू अब्जॉर्प्शन ऑफ आयोडीन। तो वही लिखा है कि स्टार्च होल्ड कर सकता है I2 मॉलिक्यूल हेलिकल के पोर्शन में। स्टार्च I2 जो होता है ब्लू इन कलर होता है। सेल्यूलोज नहीं कर पाता इस है आयोडीन को होल्ड, क्योंकि उसका कॉम्प्लेक्स हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता। तो ये क्या है, इनका डिफ्रेंशिएटिंग टेस्ट है पता लगाने के लिए कि वहाँ पे सेल्यूलोज है कि स्टार्च है। और ये पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है ग्लाइकोजन का। प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। जो पेपर बनता है प्लांट पल्प से एंड कॉटन फाइबर, वो भी सेल्यूलोजिक होता है। दे आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स इन नेचर, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स हैं नेचर में। दे हैव अ बिल्डिंग ब्लॉक्स, उनकी बिल्डिंग ब्लॉक्स अमाइनो शुगर्स एंड द केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स, जैसे कि ग्लूकोसामाइन, N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये सारी चीज़ें। एक्सोस्केलेटन जितने भी होते हैं आर्थ्रोपोड्स के, जैसे कि हम बात करने जा रहे हैं काइटिन, जो हम पढ़ते हैं मोस्टली कहाँ मिलता है, हमारे आर्थ्रोपोड्स में मिलता है। तो उनका जो एक्सोस्केलेटन आउटर कवरिंग है वो किस चीज़ की बनी हुई है, काइटिन की बनी हुई है। दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड आर मोस्टली होमोपॉलीमर्स, और ये जो कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, होमोपॉलीमर्स होते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है, द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल जो हमने देखा, दैट इज वन वुड फाइंड इन द एसिड इनसॉल्युबल। ये हम सारे एसिड इनसॉल्युबल की चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, प्रोटीन पढ़ा, फिर पॉलीसेक्राइड पढ़ा, न्यूक्लिक एसिड पढ़ा। तो दूसरे टाइप का मैक्रोमोलिक्यूल जो है हमारा वो है न्यूक्लिक एसिड, जो इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलता है लिविंग टिश्यू के, उसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं टुगेदर विद द पॉलीसेक्राइड एंड पॉलीपेप्टाइड, ये कंप्राइज द ट्रू माइक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन के अंदर आते हैं लिविंग टिश्यू और सेल के अंदर। फॉर न्यूक्लिक एसिड्स जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मैंने बताया था क्या होता है, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड।
अगर इसे साइड कर दो, साइड, तो क्या बन जाएगा, हटाओ भाई, साइड कर दो तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। ये मैंने पहली वीडियो में सब समझाया है। अ न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स, वही बताया गया है। क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, सेकंड इज अ मोनोसेक्राइड एंड द थर्ड फॉस्फोरिक एसिड और द फॉस्फोर। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है दैट इज नाइट्रोजन बेसिस में, फिर है तुम्हारी मोनोसेक्राइड दैट इज शुगर, और थर्ड है तुम्हारा फॉस्फेट और फॉस्फोरिक एसिड। एज यू नोटिस इन फिगर 9.1, जैसे कि तुम देखा है पीछे फिगर में, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो न्यूक्लिक एसिड में होते हैं वो क्या होता है, नाइट्रोजन बेसिस, वही जो अभी मैंने बताया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नाइट्रोजन बेसिस हैं, लाइक एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड द थाइमिन। जो एडेनिन और गुआनिन है वो क्या है, सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन से, बाकी तीनों किस में आते हैं, पिरिमिडीन्स में आते हैं। ये भी मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया था। नाइट्रोजन बेसिस हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पैरामिडीन्स। तो एडेनिन और गुआनिन किस में आते हैं, प्यूरिन के अंदर आते हैं, वहीं पे बाकी के 3 पैरामिडीन्स के अंदर आते हैं, दैट इज साइटोसिन, थायमिन एंड द यूरेसिल। जो स्केलेटल हेट्रोसाइक्लिक रिंग है उसे क्या कहा है, एज अ प्यूरिन एंड द पैरामिडीन रिस्पेक्टिवली। वही बात हो गई। शुगर कहाँ पाई जाती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में, या तो राइबोज होगी जो मोनोसेक्राइड है, पेंटोज 5 कार्बन की बनी है, और 2 डीऑक्सी राइबोज। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो उसमें डीऑक्सी राइबोज आ जाएगा तो बन जाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएनए। वहीं पे अगर आरएनए राइबोज आ जाए तो बन जाता है राइबो न्यूक्लिक एसिड दैट इज आरएनए। तो होपफुली ये तो समझ आ गया, बेसिक सी चीज़ है इसमें। न्यूक्लिक एसिड हमेशा हम पढ़ते ही हैं, चलता है जेनेटिक्स में पूरा। अब हम चाहते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। प्रोटीन्स एज मेंशन अर्लियर, जैसे कि पहले मेंशन किया गया, हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं, इसमें अलग अलग अमीनो एसिड्स मिलते हैं। स्ट्रक्चर जो होता है मॉलिक्यूल्स का, उसमें अलग अलग अमीनो एसिड अलग अलग पोजीशंस पे लोकेटेड होता है। इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो स्ट्रक्चर इन्वेरिएबली रेफर उसके कहा जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, लाइक NaCl, MgCl, इनके हम जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज की बेसिस पे बनता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट हमेशा लिखता है 2 डायमेंशनल व्यू मॉलिक्यूल्स का, जैसे कि क्या बनता है मॉलिक्यूल को, बेंजीन, नैफ्थलीन, ये सब क्या होता है, उसके 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। और वहीं पे जो फिजिस्ट है वो करता है 3 डायमेंशनल व्यू में और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वाइल द बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब करते हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर एट 4 लेवल्स पे, कि द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड की पोजीशन इन्फॉर्मेशन क्या है प्रोटीन की, फर्स्ट अमीनो एसिड विच इज़ द सेकंड एंड सो ऑन। इसलिए क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। बेसिकली डिफरेंस बताया गया है कि अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे हम 4 एस्पेक्ट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जो सीक्वेंस अमीनो एसिड का, कि पोजीशन, जहाँ से पोजीशन इन्फॉर्मेशन मिलती है प्रोटीन में कहाँ पे क्या है, कि पहला अमीनो एसिड कौन सा है और दूसरा, सेकंड एंड सो ऑन कौन सा है। अब प्रोटीन इज इमेजिन एज अ लाइन, प्रोटीन को अगर हम इमेजिन करें एज अ लाइन, तो जो लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट अमीनो एसिड्स को, और वहीं पे राइट हैंड रिप्रेजेंट करता है लास्ट अमीनो एसिड को। अभी से पहले मैंने बताया था क्या रिड्यूसिंग और क्या नॉन रिड्यूसिंग, तो राइट साइड वाला था रिड्यूसिंग और लेफ्ट साइड था नॉन रिड्यूसिंग। वहीं पे जो प्रोटीन को इमेजिन किया जाएगा एज अ लाइन की फॉर्म में प्राइमरी स्ट्रक्चर में, वहीं पे जो कौन सा होगा, लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट करा होगा पहले अमीनो एसिड्स को। लेफ्ट वन रिप्रेजेंट द फर्स्ट अमीनो एसिड्स एंड द राइट हैंड रिप्रेजेंट द लास्ट अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये देखो यहाँ दिखाया गया प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स एंड द टर्शियरी स्ट्रक्चर्स और क्वाटरनरी, सारे स्ट्रक्चर्स शो का है। ठीक है, तो जैसे इधर हमारी राइट साइड होती है, इधर लेफ्ट साइड होती है, तो लेफ्ट साइड विल रिप्रेजेंट द फर्स्ट अमीनो एसिड। द फर्स्ट अमीनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एन टर्मिनल, और फर्स्ट अमीनो एसिड को हम एन टर्मिनल भी कहते हैं, और वहीं पे लास्ट अमीनो एसिड को हम सी टर्मिनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सी टर्मिनल। A protein thread does not exist throughout as the extended rigid rod। जो प्रोटीन थ्रेड है वो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है कि रिजिड रॉड के फॉर्म में। जो थ्रेड होता है फोल्ड होता रहता है, हेलिक बनाता रहता है, लाइक स्टेयरकेस की तरह। तो दूसरा स्ट्रक्चर बनता है आगे। ऑफ कोर्स ओनली सम पोर्शन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स अप्रॉक्स, मतलब ये कह रहे हैं ऑब्वियसली कुछ ही पोर्शन से हेलिक्स की फॉर्म में अरेंज होता है। इन प्रोटीन ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जेक्ट, प्रोटीन में सिर्फ राइट हैंडेड हेलिक्स ही ऑब्जर्व किए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। Other regions of the protein thread are folded into other forms in what is called the secondary structure। फिर दूसरा स्ट्रक्चर जो बनता है हमारा बनता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। उसमें 2 आते हैं, अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर्स एंड द बीटा प्लेटेड शीट। इन एडिशन द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फोल्ड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ हॉलो वुलन बॉल। अब जब ऐसे वुलन बॉल की तरह बन जाएगी तो बन जाता है यहाँ पे टर्शरी स्ट्रक्चर। वहीं पे जो 3 डायमेंशनल व्यू देगा। फिर टर्शरी स्ट्रक्चर एब्सोल्युटली नेसेसरी होती है बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोटीन। तो ये लाइन से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस फॉर्म में बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, दैट इज टर्शरी स्ट्रक्चर में परफॉर्म होती हैं। सम प्रोटीन्स आर द असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट। कुछ प्रोटीन किसी की असेंबली क्या होती है, एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड की, उसकी सब यूनिट की। द मैनर इन विच दीज इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट आर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, लीनियर स्ट्रिंग में है
या स्फेयर बनाया या कोई और क्यूब प्लेट, ये सब चाह तो जो इट्स द आर्किटेक्चर ऑफ अ प्रोटीन अदरवाइज कॉल्ड अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। मतलब अब इसी चीज़ को क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कह दिया गया है कि जो उसके पॉलीपेप्टाइड उसकी जैसी जो दूसरी चीज़ें हैं वो कैसे किस फॉर्म में अरेंज होके कौन सा स्ट्रक्चर बना रही है। अडल्ट ह्यूमन का जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें 4 सब यूनिट्स होती हैं। 2 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, 2 उनमें से एक दूसरे के आइडेंटिकल होती हैं। एंड 2 सब यूनिट अल्फा टाइप होती है और 2 सब यूनिट्स बीटा टाइप की होती हैं और साथ में बनाती है ह्यूमन हीमोग्लोबिन। तो अल्फा 2 एंड बीटा 2 ऐसे हमारी यूनिट्स होती हैं हमारे हीमोग्लोबिन में। तो यहाँ पे हमने पूरा कंप्लीट कर लिया प्रोटीन के स्ट्रक्चर तक। स्टार्टिंग से देखा इसमें बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड। तो जिसमें से लिपिड एक हमारा क्या है, स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, जिसका रीज़न हमने पढ़ा क्योंकि वो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। जब वो डिसइंटीग्रेट होता है वेसिकल्स की फॉर्म में आ जाती हैं, उसको सेपरेट आउट करना ईजी नहीं होता, इसलिए वो भी एसिड इनसॉल्युबल पूल में आ जाता है। फिर हमने ये एक लाइन देखी कि अगर एसिड सॉल्युबल और इनसॉल्युबल पूल को देखें रफली तो पूरा हमारे वो लिविंग टिश्यू को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमने आगे आगे पढ़ा कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं, अमीनो एसिड्स के होते हैं, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल नॉन एसेंशियल में बांटा गया। फिर पॉलीसेकेराइड्स आ गए, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये होमोपॉलीमर होते हैं, सेल्यूलोज का हमने एग्जाम्पल पढ़ा। फिर उसके बाद हमने आगे फिर न्यूक्लिक एसिड देखे, क्या उसमें न्यूक्लियोटाइड आता है, अगर डीऑक्सी आ रहा है दैट इज़ डीऑक्सी शुगर आए तो डीएनए बन जाएगा, अराइबोज आ रही है तो आरएनए बन जाएगा। ये हमने फिर प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स देखे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, और इसमें कुछ कुछ चीज़ें देखी कि रिड्यूसिंग एंड, नॉन रिड्यूसिंग एंड, फर्स्ट अमाइनो एसिड पोजीशन, ये सब क्या होती है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रखती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एंजाइम से और होपफुली नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तब तक के लिए इसको पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।